नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों को आपको समझा रहे हैं कि हम जब एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो किन मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है। इस संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि पहले की मेरी 2 और 3 वीडियोस के अंतर्गत मैंने आपको स्पष्ट किया था राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है और राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं क्या है। तीसरे भाग में आपसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ या आपको मैं समझाने जा रही हूँ कि यदि हम एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय की गणना करना चाहते हैं तो उसकी क्या विधियां पाई जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा के समय समझाया था कि राष्ट्रीय आय वास्तव में 3 दृष्टिकोणों से परिभाषित की गई थी, उत्पादन के दृष्टिकोण से, मौद्रिक आय के दृष्टिकोण से और उपभोग के दृष्टिकोण से। इन्हीं आधारों पर राष्ट्रीय आय की गणना में भी हम 3 विधियों का उपयोग करते हैं। सबसे प्रथम हमारी है उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण अथवा गणना का तरीका। दूसरा हमारा है आय दृष्टिकोण और तीसरा हमारा है व्यय दृष्टिकोण। इन तीनों दृष्टिकोणों से या इन तीनों मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए उत्पादन विधि, मौद्रिक आय गणना विधि और व्यय विधि, इन तीनों विधियों को अपना करके हम किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय की गणना करते कैसे हैं और कौन से मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है। इन अर्थों में मैंने आपको 3 तरीकों की विवेचना कर दी है। अब मैं एक एक तरीके को आपको विस्तृत रूप में समझाना चाहूंगी कि हम कैसे राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको कहती हूँ कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों में आवश्यकता किस बात की होगी कि यदि हम एक वर्ष में उत्पादन विधि को अपना करके राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं तो विद्यार्थियों आवश्यकता किस बात की होगी कि हमारे पास में उस वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की भौतिक मात्रा होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे पास में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की भौतिक मात्रा उपलब्ध है तो उत्पादन विधि यह कहती है कि आप उन भौतिक मात्रा को प्रचलित कीमत स्तर से गुणा कर दीजिए। तो जो कुछ भी आपके पास में प्राप्त होता है योगफल, वो आपकी क्या कहलाती है, उत्पादन विधि के अनुसार कुल राष्ट्रीय आय, जीएनपी का एक कंसेप्ट आपका ये बनता है। इसी को हम कहते हैं अथवा मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण। एक बार तो हमने बात की अभी आपसे उत्पादन विधि के अनुसार, तो मैंने आपको एक शब्द यूज किया कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। यदि हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं लेते हैं और दूसरी विधि को अडॉप्ट करते हैं इसी के अंतर्गत, तो उसे हम कहते हैं मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण। मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण के अंतर्गत अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को की कीमतों को न लेकर के हम क्या करते हैं कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कितना कितना वैल्यू एडिशन उस वस्तु के लिए किया गया उसको हम जोड़ते हैं और वो जोड़ते हुए हम कुल उत्पादन की गणना करते हैं। आप दोनों ही विधियों को अडॉप्ट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी विधि को अडॉप्ट करना चाहते हैं एक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय उत्पादन की गणना के अंतर्गत। उत्पादन में लेते हैं तो आपको अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन लेना होगा। यदि आप मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण से उसी की गणना करते हैं तो हर एक स्टेज पे आपको वैल्यू एडेड को, मूल्य वृद्धि को जोड़ते हुए आपको राष्ट्रीय आय की गणना करनी होगी। तो हम ये कहते हैं पहला दृष्टिकोण आपको स्पष्ट है, उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण के आधार पर हम कैसे राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, जिसे हम उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण भी कहते हैं। दूसरा मेथड जो आपका है वो संबंधित है आपका कुल राष्ट्रीय आय का। कुल राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, आप मौद्रिक रूप में आय की गणना करने जा रहे हैं। इसको समझाने के लिए विद्यार्थियों पहले मैं आपको एक लॉजिक स्पष्ट करती हूँ कि हम इस दृष्टिकोण को कैसे पढ़ते हैं अथवा कैसे समझ सकते हैं। हम सभी विद्यार्थी अर्थशास्त्र में जानते हैं किसी वस्तु का उत्पादन यदि अर्थव्यवस्था में किया जाता है तो उत्पत्ति के साधनों का उपयोग उसमें किया जाता है, ये हमें सभी को विदित है। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जब हम उत्पत्ति के साधनों का उपयोग करते हैं तो हमको उनको पारितोषिक देना होता है। यही पारितोषिक क्या कहलाता है, एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक साधन की मौद्रिक आय। जैसे मैं बात करती हूँ विद्यार्थियों, उत्पत्ति के साधनों को मैं मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित करती हूँ, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। और इस आधार पर श्रम को मैं 2 कैटेगरीज में लेके चल रही हूँ, कुशल श्रम और अकुशल श्रम। विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते
कि आप क्या भुगतान देते हैं, किसी साधन को आप काम लेते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस भुगतान को अर्थशास्त्र में हम क्या बोलते हैं अथवा पारिश्रमिक को हम क्या बोलते हैं। जैसे मैं यह बात करूं भूमि, तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए भूमि के लिए हम क्या देते हैं, लगान। इसी तरह से यदि मैं बात करूं श्रमिक, तो श्रमिक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक कुशल श्रमिक होता है, दूसरा अकुशल श्रमिक। जब कुशल श्रमिक की हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, वेतन। और जब हम अकुशल श्रमिक की बात करते हैं तो उनको क्या मिलना चाहिए, मजदूरी। इसलिए हम ये कहते हैं श्रमिकों को जो हम भुगतान करते हैं वो दो का जोड़ होता है, वेतन एवं मजदूरी। इसी तरह से हम कहते हैं पूंजी, यदि हम पूंजी अपनी लगाते हैं तो उसके लिए भी हमारा ऑटोमेटिक वे में हमारा योगदान हो जाता है, लेकिन यदि हम बाजार से लेके लगाते हैं तो उसके लिए हमें ब्याज की दरों का भुगतान करना होता है। इसी तरह से चौथा भाग है आपका लाभांश। और लाभांश किसको दिया जाता है विद्यार्थियों, एक उद्यमी को। और उद्यमी वास्तव में वह होता है जो कि अपनी शक्ति और हिम्मत के द्वारा उस उद्योग को चलाता है। तो उद्यमी को जो भुगतान हम करते हैं वो एक लाभांश लाभ कहलाता है। और लाभ को हम अर्थशास्त्र में अवशेष आय मानते हैं। विद्यार्थियों अवशेष आय क्या होती है, इस बात को मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगी। अवशेष आय क्या होती है, अवशेष आय वह आय है जो कि एक उद्यमकर्ता सभी खर्चों को पूरा करने के पश्चात अपने पास में लेने में समर्थ हो जाता है। यदि उसके खर्चे कम है और इनकम ज्यादा है तो लाभ पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि उसके खर्चे अधिक हो जाते हैं और उसके आय के स्रोत कम रह जाते हैं तो लाभ नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों अर्थों में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि लाभ की राशि आपकी क्या बनती है, और ये उद्यमकर्ता का पुरस्कार माना जाता है। तो आपको ये बात तो स्पष्ट हो गई विद्यार्थियों कि हम उत्पत्ति के साधनों को जो पारितोषिक देते हैं वह उनकी मौद्रिक आय कहलाती है। और ये मौद्रिक आय वास्तव में क्या है, यदि हम एक राष्ट्र के समस्त राष्ट्र को नागरिकों की मौद्रिक आय को जोड़ें तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाता है, राष्ट्रीय आय का वह दृष्टिकोण जो आय दृष्टिकोण के अनुसार हमें चाहिए। आप देखिए मैंने लिखा है आपका कुल राष्ट्रीय उत्पाद आय दृष्टिकोण के अनुसार किसके बराबर होगी, मजदूरी एवं वेतन प्लस ब्याज प्लस लगान प्लस लाभांश, इनके बराबर मानी जाती है। अब मजदूरी और वेतन भी किसको मिल सकता है, या तो इंसान निजी वर्क करे कि निजी क्षेत्र में जाके कार्य करे, या सरकार के अंडर में कार्य करे, सरकारी क्षेत्रों में कार्य करे, या स्वनियोजन करे। ये कई तरह से तरीके हैं जिनके मार्फत जो है हम अपनी आय को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपना बिजनेस चलाते हैं तो भी हमें इनकम मिलती है, यदि हम प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम करते हैं तो भी हमें इनकम मिलती है जो हमारी आय का स्रोत होती है, यदि हम सरकारी क्षेत्रों में जाके कार्य करते हैं तो भी हमें इनकम प्राप्त होती है। तो मजदूरी और वेतन में हम क्या ले रहे हैं, निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाला पारिश्रमिक। इसी तरह से कि सरकार जो है ट्रांसफर पेमेंट्स देती है वो भी उनका भाग बनते हैं, निजी आय का भाग बनते हैं। तो ये सभी बातें हम किसमें लेते हैं, मजदूरी और वेतन के अंतर्गत। उसका दूसरा हिस्सा मैंने आपको बताया ब्याज। ब्याज क्या है, ब्याज वह राशि है जो व्यवसायों के द्वारा यदि पूंजी मार्केट में उधार ली जाती है तो उसके बदले में उनको भुगतान करना पड़ता है। और जो भुगतान करते हैं तो जिस व्यक्ति के पास वो ब्याज जाता है वो उसकी मौद्रिक आय का भाग बन जाता है। इसी तरह से हम ये कहते हैं लगान। लगान क्या है, भूमि के उपयोग के बदले में जो राशि दी जाती है अर्थशास्त्र में उसको लगान कहते हैं। और जब लगान दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कहते हैं लगान भूमि के उपयोग के लिए भी हो सकता है, भूखंड के उपयोग के लिए भी हो सकता है। एक बिल्डिंग को किराए पर लेकर के आप काम स्टार्ट करते हैं तो वो भी लगान में आता है। इसी तरह से कोई मशीनरी के लिए आप स्पेशल भुगतान करते हैं तो वो भी लगान की श्रेणी में आता है। तो हम कहते हैं लगान भी भाग बनता है किसका, मौद्रिक आय दृष्टिकोण का। इसी तरह से लास्ट में बताती हूँ लाभ। और अभी मैंने आपको घोषणा की लाभ एक अवशेष आय। अवशेष आय क्यों है, क्योंकि व्यक्ति पहले औरों को खर्चे देता है, उसके पश्चात जो बिजनेस में उसके पास बचता है उद्यमकर्ता के पास वह उसकी आय का भाग बनता है। इसमें हम डिविडेंड्स को लेते हैं, लाभांश को लेते हैं। लाभांश क्या है विद्यार्थियों, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस बात को आप समझिए। लाभांश वह है जैसे सपोज कीजिए किसी कंपनी ने कार्य स्टार्ट किया, वो आपकी कुछ पूंजी आपसे विनियोजन के लिए मांगती है जिसको हम कहते हैं शेयर्स डालना। तो जब वो विनियोजन के लिए मांगती है तो जब उसको प्रॉफिट होता है तो वो जितना पैसा जिससे लेती है, वो शेयर जितना उससे डलवाती है पूंजी का, उतना प्रॉफिट का अंश उसे देती है। इसको हम क्या कहते हैं, लाभांश। तो लाभ का एक अंश क्या बनता है, लाभांश। दूसरा अंश क्या बनता है, निगम लाभ कर। कि जितने कॉर्पोरेट स्थापित किए जाते हैं उन कॉर्पोरेट्स को अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है, तो वो भी किसका भाग होते हैं, लाभ का ही भाग होते हैं।
जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, वो भी किसका भाग होते हैं, लाभ का। इसी तरह से अवितरित लाभ एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है विद्यार्थियों, अवितरित लाभ ये भी लाभ का भाग होते हैं। कंपनियां सारा का सारा पैसा अपना लाभ का वितरित नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, लाभ का कुछ अंश अपने पास रख लेती हैं ताकि पुनः उसका विनियोजन किया जा सके। और इस विनियोजन को जो हम कहते हैं जब वो करती हैं तो जो अंश वो रखती है वो क्या कहलाता है, अवितरित लाभ। इस प्रकार लाभ की परिभाषा में हम क्या लेते हैं, लाभ में लाभांश भी सम्मिलित होते हैं, निगम लाभ कर भी सम्मिलित होते हैं और अवितरित लाभ भी सम्मिलित होते हैं जो निगम वितरित नहीं करती है। अब विद्यार्थियों आपको स्पष्ट हो गया कि आय दृष्टिकोण के अनुसार यदि हम किसी राष्ट्र की जीएनपी की गणना कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या कंसेप्ट उसमें जोड़ने हैं। पहला, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लगान और लाभ, इन चारों को यदि हम जोड़े तो हम आय विधि के अनुसार क्या प्राप्त कर सकते हैं, एक राष्ट्र की जीएनपी को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी विधि जो मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ वो आपको क्या है, व्यय दृष्टिकोण। क्योंकि व्यय क्या है, एक राष्ट्र के अंतर्गत जो कुछ हम मौद्रिक आय कमाते हैं उनको कहीं ना कहीं हम व्यय करते हैं। ये एक सर्कुलर फ्लो होता है राष्ट्रीय आय का, जिसमें एक और हम कमाते हैं और दूसरी ओर हम खर्च करते हैं। तो व्यय दृष्टिकोण के आधार पर भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। उसके मुख्य भाग क्या बनेंगे, मैंने आपको उसको स्पष्ट किया है, C + I + G + X - M। यहाँ शब्दावलियां क्या है पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं। C का अभिप्राय है उपभोग, I का अभिप्राय है विनियोग, G का अभिप्राय है सरकारी व्यय और X - M क्या है, X यहाँ हमारा निर्यात है और M हमारा आयात है। इसका शुद्ध जो निचोड़ निकलता है उसको हम इस विधि के अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं। विस्तृत व्याख्या के लिए विद्यार्थियों में आपको आ रही हूँ, C पार्ट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं उपभोग। उपभोग कौन सा हो सकता है, आप और हम सभी जानते हैं कि जब हम अर्थव्यवस्था में इनकम को लेकर के आते हैं तो कुछ तो हम उपभोग्य वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं। जैसे हम रोजमर्रा की वस्तुओं का सेवन करते हैं, दूध का, खाद्य पदार्थों का, सब्जी का, फल का, तो हमारी इनकम का, अन्न का, दालों का, हमारी इनकम का एक पोर्शन जो होता है वो किस पे खर्च हो जाता है, उपभोग्य पदार्थों पर खर्च हो जाता है। इसी तरह से दूसरा हम उपभोग किसका करते हैं, टिकाऊ वस्तुओं का। हमने एसी खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने कार खरीदी, हमने टेलीविजन खरीदा, एलईडीज खरीदी, तो ये किसका पार्ट है, उपभोग्य वस्तुओं पर हम कितना व्यय करते हैं। और सेवाओं पर कितना व्यय करते हैं, सेवाओं पर व्यय इंपॉर्टेंट इन अर्थों में है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई सेवा तो अर्थव्यवस्था में किसी से लेनी पड़ती है। चाहे हम वकील की सेवा की बात करें, चाहे हम डॉक्टर की सेवा की बात करें, चाहे अन्य प्राध्यापकों से पढ़ाने की सेवा के, अध्ययन की सेवा की बात करें, तो कुछ ना कुछ व्यय, शिक्षा संबंधी व्यय जिसको हम कहते हैं, कुछ ना कुछ व्यय तो हमें करना ही पड़ता है। और यदि हम इन तीनों व्ययों को जोड़ दें, जिसमें मैंने आपको सारा विवरण स्पष्ट किया है, तो जो किस कैटेगरी में चला जाएगा, C पार्ट बनेगा, जिसको हम उपभोग मान करके चलते हैं। दूसरा I क्या है, सकल विनियोग, टोटल इन्वेस्टमेंट। और टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है वास्तव में विद्यार्थियों, इन्वेस्टमेंट जब हम शब्द अर्थव्यवस्था में काम लेते हैं तो आपको उसका अर्थ आना चाहिए। उसका अर्थ यह है कि एक उत्पादक के द्वारा या व्यवसायी के द्वारा अर्थव्यवस्था में कितने पूंजी स्टॉक को अपने उत्पादन के अंतर्गत लगाया जाता है। अब ये विनियोजन दो तरीके से होता है। एक आप सिंपल विनियोजन करते हैं जिसको हम कहते हैं स्थिर पूंजी निर्माण करना। आपने एक बिल्डिंग की संरचना कर दी, आपने एक फैक्ट्री में एक मशीनरी लगा दी, जो कुछ भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वो सब किसका भाग बनता है, स्थिर पूंजी निर्माण का। दूसरी ओर हम ये कहते हैं कि विनियोग दूसरा पार्ट किसका है, चेंज इन इन्वेंटरीज, भंडारों में वृद्धि। कई बार क्या होता है आपके पास में इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक हो जाता है और जितना आपको नहीं चाहिए, डिजायर नहीं है, उससे ज्यादा आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है। तो आप क्या करते हैं, जितना चाहिए उसको तो अपने नियोजन में उस साल लगा लेते हैं, बाकी आप जो होता है उसको किस में डाल देते हैं, चेंज इन स्टॉक एंट्रीज के अंतर्गत। तो वो भी विनियोजन का ही पार्ट बनता है, यानी आपने अपनी पूंजी स्टॉक में वृद्धि कर दी। तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि करते जितना इस वर्ष चाहिए था कंज्यूम किया, बाकी आपने उसको संचय कर लिया। तो ये भी महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। हम स्टॉक इन इन्वेंट्रीज पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देते हैं। लोग सामान्यतः विनियोजन का अर्थ ये समझते हैं कि हमने कितनी पूंजी इन्वेस्ट की, लेकिन विनियोजन के इस पार्ट के साथ में ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। भंडारों में वृद्धि आपने कितनी करी। यदि आपका स्टॉक इन एंट्रीज का आंकड़ा पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपका विनियोजन बहुत अच्छा हो रहा है, और यदि वो नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या है कि आप वर्तमान में अपने कार्य को चलाने के लिए पिछले
चीजों को स्टॉक से निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नेगेटिव एंट्री में आपके काउंट होता है। इसलिए विद्यार्थियों ये जानना बहुत आवश्यक है कि किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेशन होता है कि वास्तविक अर्थों में विनियोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस बात को हम किस में लेते हैं? गणना के समय आई के अंतर्गत, सकल विनियोजन के अंतर्गत। तीसरी बात मैंने आपको कही जी, सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय। ये हम सभी जानते हैं कि जिस अर्थव्यवस्था में हम चल रहे हैं या जी रहे हैं, उस अर्थव्यवस्था का विकास सरकारी व्यय के बिना हो ही नहीं सकता। सरकार के व्यय केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत द्वारा भी होते हैं, राज्य सरकार द्वारा भी स्पॉन्सर किए जाते हैं। उनके व्यय विभिन्न है, प्रशासनिक व्यय, सामाजिक व्यय, सामाजिक सुरक्षा हेतु अंशदान, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, जैसे हम कहते हैं सरकार टोल टैक्सों का निर्माण करती है, सरकार सड़कों का निर्माण करती है, सरकार चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण करती है, सरकार विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। ये सारे क्या है? एक तरह की प्रशासनिक व्यय है जिसे सरकार को करना पड़ता है। इन सभी व्ययों को हम सम्मिलित करते हैं किसके अंतर्गत? जी। और ये आंकड़ा यदि किसी अर्थव्यवस्था का मजबूत नहीं है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत, तो हम मानते हैं कि सरकार जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर रही है। इसलिए ये इसको लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आपका अन्य पहलू है शुद्ध निर्यात, निर्यात माइनस आयात। यानी हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं वर्तमान में, वो बंद अर्थव्यवस्थाएं नहीं है। विद्यार्थियों, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, वो हमारी बंद अर्थव्यवस्थाएं नहीं है। इस दुनिया में जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज के कारण विस्तृत अर्थव्यवस्थाओं में, स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाओं में, ओपन अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक राष्ट्र को निर्यात भी करने पड़ते हैं और एक राष्ट्र को आयात भी करने पड़ते हैं। जब वो निर्यात करते हैं तो विदेशी मुद्रा उस राष्ट्र के अंतर्गत आती है, और जब वो आयात करते हैं तो विदेशी मुद्रा उस राष्ट्र से बाहर जाती है। और ये दोनों ही परिस्थितियां एक अर्थव्यवस्था को वहन करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? कि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा करके वैल्यू एडिशन करता है फॉरेन करेंसी का। इसी तरह से उसको अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ मशीनरीज, ऑयल्स, पेट्रोल प्रोडक्ट्स इत्यादि का आयात भी करना पड़ता है, उर्वरकों का। और यदि वो आयात करते हैं तो आयात के लिए भी भुगतान बहुत अच्छा देना पड़ता है विदेशी मुद्रा के रूप में। तो यहाँ यह देखना आवश्यक है कि आपका निर्यात अधिक हो रहा है अथवा आयात अधिक हो रहा है। यदि निर्यात अधिक हो रहा है तो ये आंकड़ा आपका पॉजिटिव होगा, और यदि आयात अधिक हो रहा है तो ये आपका आंकड़ा नेगेटिव होगा। और उसी के अनुसार जो है हम शुद्ध निर्यात यानी शुद्ध आंकड़े को राष्ट्रीय की गणना में सम्मिलित करते हैं। विद्यार्थियों, ये आपके डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको बताया कि एक राष्ट्र को यदि राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो वो किस प्रकार से करेगा। और इन अर्थों में हम ये कहते हैं कि वो प्रत्येक राष्ट्र की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था में किस पद्धति का चयन करे। जैसे मैं अक्सर आपको समझाती रहती हूँ कि उत्पादन विधि और आय विधि, ये विधियां दोनों काफी सरल विधियां हैं, क्योंकि हम उत्पादन की गणना भी कर लेते हैं और एक राष्ट्र में मौद्रिक आय की गणना वैसे भी कर लेते हैं कि हमने कितना वेतन दिया, कितना मजदूरी दी, कितना ब्याज निकला, कितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए। तो ये व्यवहारिक आंकड़े हैं जिनके मार्फत हम क्या करते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना हम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ ये होता है कि व्यय विधि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड विधि मानी जाती है, व्यय विधि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड विधि मानी जाती है। व्यय विधि के अंतर्गत व्यय विधि कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है इन अर्थों में कि व्यय विधि के अंतर्गत आंकड़ों का संकलन जरा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ये कहती हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विधि अडॉप्ट की जाती है वो विधि हमारी क्या कहलाती है? उत्पादन और आय विधि। और उत्पादन और आय विधि को सम्मिलित करते हुए हम भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। विद्यार्थियों, बहुत कुछ ज्ञान आज आपको मिला है कि राष्ट्रीय गणना के मेथड्स क्या होते हैं, आप इनको पढ़िए। ये मात्र बीए द्वितीय वर्ष का टॉपिक नहीं है जिसे आप राष्ट्रीय आय मान करके और अध्ययन कर रहे हैं। स्नातकोत्तर के विद्यार्थी उसका पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय क्या होती है, कंसेप्ट क्या है, गणना के तरीके क्या है, इसलिए इनका अध्ययन आवश्यक रूप से करें। धन्यवाद।